पछतावा राजकुमारी बनने का। बहुत साल पहले घनघोर तूफानों के बीच महाराष्ट्र के महाराज के यहाँ एक नन्ही परी गरिमा का जन्म होता है। खुशियों से सराबोर महाराज और महारानी पूरे राज्य में सोने चांदी हीरे मोती बांटते हैं। समय के साथ साथ राजकुमारी गरिमा 6 साल की होती है। एक दिन अपनी माँ से वह जिद करती है, माँ मुझे तारे ला कर दो। ओह गरिमा, तुम पागल हो गई हो, भला कोई आसमान से तारे कैसे ला कर दे। तभी महाराज अपने कमरे से निकल कर आते हैं। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हें तारे चाहिए ना, अभी मंत्री जी से कहकर तारे मंगवाता हूँ। महाराज के कहने पर मंत्री जी कागज के तारे ला देते हैं। उसे देख राजकुमारी गरिमा खुशी से उछल जाती है। ओह धन्यवाद पिताजी, आप कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। महाराज, आपके हद से ज्यादा लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, पता नहीं और कितना बिगड़ेगी बड़ी होते ही। ऐसा नहीं है महारानी साहिबा, जब वो बड़ी होगी खुद समझने लगेगी। एक दिन आया जब वह 16 साल की हो गई, फिर भी उसकी आदत और व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। पहले की ही तरह वह दासियों को फटकार लगाती, उनकी बेइज्जती करती, उन्हें नीच समझती। एक दिन एक दासी गरिमा के कमरे में खीर लेकर आती है। राजकुमारी की जय हो, महारानी ने आपके लिए खीर भेजी है, उन्होंने कहा है इसे ठंडा होने से पहले खा लें। ठीक है, रखकर तुम चली जाओ, मैं खा लूंगी। माफी चाहूंगी, लेकिन महारानी ने इसे अभी खाने को कहा है। गरिमा गुस्से से खीर को दासी के चेहरे पर फेंक देती है। तुम कौन होती हो मुझे संकेत देने वाली, निकल जाओ यहाँ से। इतनी ऊंची आवाज सुनते ही महाराज और महारानी गरिमा के कमरे में आते हैं और देखते हैं। ये क्या बदतमीजी है गरिमा, भला कोई दासी से ऐसे व्यवहार करता है। ये दासी है माँ, इसे मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का कोई अधिकार नहीं। चलो मेरी राजकुमारी, गुस्सा थोक दो, अब ये दासी को मैं महल से बाहर निकाल देता हूँ। वाह महाराज, क्या सीख दे रहे हैं आप अपनी बेटी को। सब पिता ऐसे ही व्यवहार सिखाते रहे अपनी बेटियों को तो वह दिन दूर नहीं जब वाकई में लड़कियों और औरतों को पैरों की जूती समझा जाएगा। ओह माँ, अपना भाषण बंद करो, कृपया करके इस दासी को मेरी नजरों से दूर हटाओ। गरिमा इतना कहते ही गुस्से से अपने रथ में बैठकर महल से बाहर चली जाती है। तभी एक बार फिर जोरों की गड़गड़ाहट के साथ आंधी तूफान और बारिश होती है। पूरा राज्य जलमग्न हो जाता है, नदियों में बाढ़ आ जाती है। राजमहल का बहुत बुरा हाल होता है। राजमहल के बाहर आंधी तूफान और बारिश की वजह से बहुत ही खराब परिस्थिति है। पता नहीं हमारी गरिमा कहाँ होगी। पता नहीं बेचारी कहाँ फंसी होगी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मंत्रियों, जाओ जाकर मेरी राजकुमारी गरिमा को ढूंढ कर लाओ। जी महाराज। सैनिकों, तैयारी करो, राजकुमारी को ढूंढने निकलना है। बारिश के थमते ही मंत्री सैनिकों के साथ राजकुमारी गरिमा को ढूंढने निकलते हैं। 2 दिन बीतने के बाद भी राजकुमारी का कोई पता नहीं चलता और वे असफलता के साथ राजमहल लौट आते हैं। आप आ गए मंत्री जी, कहाँ है मेरी बेटी गरिमा? क्या वह अभी भी हमसे नाराज है? माफी चाहता हूँ महारानी, हम राजकुमारी को ढूंढने में असफल रहे। ये क्या बोल रहे हैं? आपसे एक छोटा काम नहीं हुआ, आप हमारे मंत्री बनने के काबिल नहीं हैं। आपको जो सजा देनी है दीजिए महाराज, लेकिन ये भी सत्य है कि राजकुमारी का कुछ अता पता नहीं है। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि राज्य में बाढ़ की वजह से बहुत लोगों की मौत हुई है। पानी में फूलने की वजह से चेहरे को पहचानना नामुमकिन हो गया है महाराज। महारानी इतना सुनते ही बेहोश हो जाती हैं और महाराज जोर जोर से रोने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी गरिमा बाढ़ में बहती हुई अपनी उसी दासी के गांव पहुंच जाती है जिसकी उसने बेइज्जती की थी। नदी के किनारे इतनी भीड़ क्यों लगी है, मुझे भी जाकर देखना चाहिए। राजकुमारी गरिमा को देखते ही दासी पहचान लेती है राजकुमारी को। राजकुमारी, मैं आपकी दासी, आंखें खोलिए राजकुमारी। क्या तुम इन्हें पहचानती हो? जी हाँ, ये हमारी राजकुमारी गरिमा है। लगता है पिछले दिनों की बाढ़ की वजह से ये नदी में बहते हुए यहाँ पहुँच गई हैं, लेकिन ये कुछ बोलती क्यों नहीं है? ये अभी बेहोश है, उसके शरीर से पानी निकलते ही इसे होश आ जाएगा। इसे तुम अपने घर ले जाओ। जी जरूर, आप सब मेरी मदद कीजिए इन्हें मेरे घर ले जाने में। गांव वालों की मदद से दासी राजकुमारी को अपने घर ले जाती है और वैद्य को बुलाने जाती है। वैद्य जी, जरा जल्दी चलिए मेरे घर, हमारी राजकुमारी बेहोश पड़ी है, उन्हें किसी भी हाल में ठीक कर दीजिए।
ठीक है बेटी, चलता हूँ, जरा दवाइयों को तो पकड़ लूं। वैद्य जी दासी के घर जाकर राजकुमारी के शरीर से पानी निकालते हैं और राजकुमारी को एक जड़ी बूटी का रस पिलाते हैं। चिंता मत करो बेटी, थोड़ी देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। चलो, अब मुझे एक प्याला चाय पिला दो, फिर मैं निकलूंगा घर के लिए। जी जरूर वैद्य जी। दासी वैद्य जी को प्याली में चाय देती है। एक बात बोलूं बेटी? कहिए वैद्य जी। तुम्हारे पास बहुत सुनहरा मौका है, जितना हो सके उतना धन दौलत हीरे मोती मांग लो महाराज और महारानी से, उनकी राजकुमारी को बचाने के एवज से। ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? जिस थाली पर खाती हूँ उसी में छेद करूँ? ये मुझसे नहीं होगा। आपका काम हो गया, आप जा सकते हैं। होश में आते ही राजकुमारी गरिमा ये सब सुन लेती है और मन ही मन पछताती है। ओह भगवान, ये मैंने क्या कर दिया था? इतनी नेक दासी की बेइज्जती करके मैंने पाप कर दिया। दासी पीछे मुड़ते ही राजकुमारी गरिमा को खड़ा देखती है। राजकुमारी की जय हो, आपको सही सलामत देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, आपको नीचा दिखाया। आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरा फर्ज था राजकुमारी, महाराज और महारानी के बहुत उपकार है मुझ पर। आप ज्यादा परेशान मत हो, जल्दी से भोजन करके इस दवा को खाकर आराम कीजिए, आपको आराम की बहुत जरूरत है। दासी राजकुमारी गरिमा के लिए तरह तरह के व्यंजन परोसती है। क्या स्वादिष्ट व्यंजन है, बिल्कुल हमारे राजमहल की तरह। भोजन के बाद दवा खाकर राजकुमारी गरिमा आराम करती है। हे भगवान, चलो अब जो बचा होगा उसे मैं खाकर पेट भर लूं। दूसरे दिन दासी की पड़ोसन उसके घर आती है। तुम्हें मैंने कल जोहरी की दुकान में देखा था, कुछ गहने खरीदने गई थी क्या? अरे कहाँ गहने खरीदने जाऊंगी, राजमहल से निकाले जाने के बाद 2 दिन की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो रही है। तब तो मेरी आंखें धोखा खा गईं। नहीं, गई तो जरूर थी मैं जोहरी की दुकान, लेकिन कुछ गहने खरीदने नहीं बल्कि अपने झुमकों को बेचने। लेकिन गहनों को बेचने की क्या जरूरत आन पड़ी? दरअसल हमारी राजकुमारी के भोजन के लिए पैसों की जरूरत थी। राजकुमारी ना हमारी तरह का भोजन पसंद नहीं करती, इसलिए उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाने थे। अच्छा, तो ये बात है। इस बार भी राजकुमारी गरिमा उन दोनों की बातों को सुन लेती है। तब तक महाराज और महारानी वैद्य जी के साथ दासी के घर पहुंचते हैं। तुमने हमारी राजकुमारी को अगवा करके अपनी मौत को निमंत्रण दिया है, कहाँ हो? बाहर निकलो। दासी और राजकुमारी गरिमा ये आवाज सुनकर झोपड़ी के बाहर आते हैं। पिताजी आप? तुम्हें जिंदा देख हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद परमेश्वर का जो इस दासी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं अपनी ही राजकुमारी के साथ कैसे गलत कर सकती हूँ महारानी? तुम चुप रहो। इनाम की लालच में ये वैद हमें नहीं बताते तो हम कभी जान ही नहीं पाते अपनी इकलौती बेटी के बारे में। शांत हो जाइए पिताजी, जिस वैद्य के आप गुणगान कर रहे हैं दरअसल वो लालची है। हर किसी के भड़काने पर भी आपकी ये ईमानदारी दासी नहीं भड़की। इतना ही नहीं, इसने तो अपने गहने बेचकर मेरे भोजन की व्यवस्था की। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ माँ, यही सच है। गुनहगार तो ये वैद्य है। आज मुझे तहे दिल से पछतावा हो रहा है कि मैं राजमहल में क्यों जन्मी, मैं झोपड़ी में क्यों पैदा नहीं हुई, क्योंकि असली संस्कार इन गरीब लोगों के बीच में रहकर मिलते हैं, महलों में नहीं। हमें माफ कर दो बेटी, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। सैनिकों, वैद को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। वैद्य को बंदी बना लिया जाता है। माँ पिताजी, अभी दासी यहाँ नहीं, हमारे साथ महल में हमारे परिवार की सदस्य की तरह रहेगी। तुम्हारी जैसी इच्छा मेरी बेटी, इससे हमें भी पश्चाताप करने का मौका मिलेगा। चारों एक साथ राजमहल में बहुत खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।